वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 2 गुलेलबाज लड़का। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो 6th स्टैंडर्ड में थे, छठी कक्षा में थे, पढ़ते थे, तब उनके बहुत सारे क्लासमेट्स थे। सहपाठी मतलब क्लासमेट्स थे। तो उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। तो उनमें से एक क्लास में था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। तो जो बोधराज था उससे पूरे क्लास सब डरते थी, मैं भी। सब डरते थे बोधराज से। बड़ा जालिम लड़का था, मतलब बड़ा शैतान लड़का था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती थी और उसकी निशाना अचूक था। मतलब उसके हाथ में हमेशा गुलेल रहता था और उसका निशाना एकदम अच्छा था। तो अब गुलेल मतलब क्या होता है, मैं गुलेल की पिक्चर दिखाती हूँ आपको। तो ऐसी होती है गुलाल, ऐसे उसमें कुछ भी रख के फिर ऐसे मारना होता है। तो ऐसे होते गुलेल। तो ये गुलेल उसके हाथ में हमेशा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता था कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चू चू आवाज सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झूठ से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसला में से अंडे निकाल लाता। तो जो अब बोधराज था उसका निशाना इतना अच्छा था कि वो जो पेड़ के नीचे जो पक्षियाँ रहते थे वो पक्षियों को निशाना लगा रहा, और जैसे निशाना गया भी नहीं वैसे ही वो पक्षियों की चू 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 आवाज़ आने लगती थी। और घोंसले के अंडे रहते थे, तो वो अंडे टूटकर बिखर जाते थे और वो हवा में उड़ जाते थे वो अंडे। फिर जो अंडे बचे रहते थे वो अंडे का बोधराज पेड़ के ऊपर चढ़ के वो अंडे निकाल लेता था। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था। तो जब तक जो बोधराज था घोंसलों को तोड़ नहीं देता, तोड़ के उसके सब कुछ निकाल नहीं देता, घोंसले के अंदर जो भी भरा है सब कुछ निकाल नहीं देता, तब तक उसको चैन नहीं मिलता था, तब तक उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी की कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। कभी भी वो ऐसा खेल नहीं खेलता था कि जैसे किसी को दर्द ना हो, किसी को अच्छा लगे। कभी ऐसा खेल नहीं खेलता था। वो हमेशा ऐसा ही खेलता था, वो कष्ट वाला खेल खेलता था, मतलब सबको अच्छा नहीं लगता था वैसा खेल खेलता था। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। तो जो बोधराज की माँ थी वो उसकी मम्मी उसे राक्षस बोलती थी, क्योंकि वो सबको मार देता था, पक्षियों को मार देता था, इसलिए उसकी माँ उसको राक्षस बोलती थी। उन्हीं दिनों में पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। तो कुछ दिनों बाद मेरे पिता का जो तरक्की मतलब वन स्टेट टू स्टेट, तो वैसा दूसरे स्टेट में जाना, तो मेरे पापा की वैसी हुई, कभी बता रहे हैं। तो हम लोग एक बड़े घर में जाके रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। तो वहाँ पे भी बोधराज कवि के घर पे आते थे। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, तो उससे वहाँ पे पक्षी ज़्यादा थे, तो शायद तक उसको पता चल गया था यहाँ पे शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। तो वो घर में और वो घर के जो गार्डन और गैलरी था उसमें ज़्यादा घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। तो जो घर का एक पिछला हिस्सा था, मतलब पीछे का जो
रूम था, वहाँ पे एक गोदाम था, एक रूम था, यहाँ पर कबूतरों का ढेर था। तो वहाँ पे क्या था, कबूतरों का बहुत सारे कबूतर थे वहाँ पे। वहीं पर टूट रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। तो वहाँ पे ही एक रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था, एक पैरोट का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंखा और अंडे और घोंसले के तनिक बिखरे रहते। तो जो कमरे में अंडा और घोंसले टूटकर वहाँ पे गिर जाते थे। बोजराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। तो जब भी बोजराज जाता था तो मैं कभी उनके साथ निकल जाते थे। माँ को मेरा बोजराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था। जो बोजराज था उनकी माँ को बोजराज के साथ घूमना नहीं पसंद था, कभी बोजराज के साथ घूमे उनको पसंद नहीं था, क्योंकि बोजराज एक हर पक्षियों को मारता था। मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर पे पड़ा क्या करूँगा। पर वो उसकी माँ जानती थी कि कभी अकेले घर पे क्या करेंगे। माँ भी उसे राक्षस कहती थी। जो कभी की माँ थी वह भी उनको बोजराज को राक्षस बोलती थी और उसे बहुत समझती थी कि निरीह जानवर को तंग नहीं किया करो। तो उसकी माँ भी उसे समझाती थी कि निरीह बेबस होता है ना, बेबस जिनका कुछ कसूर न हो, वो उन्हें बहुत तंग नहीं करना चाहिए। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसला तोड़ने को मज़ा आता है, तो एक दिन माँ मुझे बोली कि अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने का मज़ा आता है तो उसे कहो कि हमारे गोदाम से घोंसले साफ़ कर दो। तो उसकी माँ ने बोला कि अगर तुम्हें घोंसले तोड़ने का मज़ा आता है तो तुम हमारे गोदाम से घोंसले साफ़ कर दो। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि घोंसला तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। कभी बोलता है, मगर माँ, तुम ही तो बोलती थी कि घोंसले तोड़ते हैं तो पाप लगता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। मैं उसकी माँ बोली कि मैं यहाँ पे थोड़ा ही बोलती हूँ कि पक्षियों को मारे, थोड़े ही पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों को गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। थोड़े ही मारे बेहोश ऐसा, पर वो तो गुलेल से मार देता था। घोंसला हटाना तो दूरी बात है। घोंसला हटाना तो दूरी बात है। जब बोजराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। तो कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब बोजराज उनके घर पे आए तो वो उन्हें घर पे लेके गए। शाम हो रही थी। कमरे में पहुंचते तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों की बीट। तो जब हम लोग तब शाम हो रही थी, कमरे में घुसे तो कमरे में पहुंचते ही जो चू 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 आवाज़ आई। फर्श पे जो ज़मीन पे बिखरे हुए पंख रहते थे, पक्षी उनके घोंसले नीचे बिखरे हुए थे। मैंने भोजराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। तो जब मैंने बोजराज उनकी गुलेल को संभालते हुए वो देख रहे थे कि छत में मैना के बच्चे को देख रहा, मैना की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हम नजर आ रहे थे। तो जिसमें से छोटे छोटे
रुई के फाहे और ये सब कुछ नजर आ रहे थे वहाँ पे। तब कबूतर अलग से दूरी और शतीर पर गुटुर गू करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। तो कबूतर जो थे गुटुर गू करते करते मटर गश्ती कर रहे थे। मटर गश्ती मतलब मौज मस्ती। घोंसले में मैना के बच्चे थे। जो घोंसला था उसमें मैना के बच्चे थे। बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साथ ली। बोधराज ने उसकी गुलेल उठाई। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चे की पीली पीली नन्ही नन्ही चोंच झुकती हुई नजर आई। तो तभी मुझे छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली चोंच थी वो नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ है? तो बोला कि इनके माँ बाप कहाँ है, इनकी मम्मी पापा कहाँ है? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। कुछ हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। फिर बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फुर की आवाज़ निकली और इसके बाद जोर से टिन टन की आवाज़ आई। फिर मैं कभी बोल रहे थे कि मैं बोधराज को ना बोलना चाहता था कि मत करो। तभी उनके जो गुलेल थी उनमें से आवाज़ आई टन करके। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा टिन की छत पर जो उनका लगा। तो जो गुलेल था वो कंकड़ से घोंसले में से सीधा टिन करके छत पर लगा। तो तभी बोधराज ने गुलेल ली और वार किया। तो अब की बार कंकड़ शतीर से लगा। तो अभी कंकड़ जो था, पत्थर जो था वो एकदम जोर का लगा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। बोधराज ने फिर से गुलेल ली। फिर तभी कमरे में से एक भयानक सा साया डोल आया। तभी कमरे में क्या आया? भयानक सा एक शैडो आई। साया डोल मतलब शैडो। रोशनदान के सीखने पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। तभी वो जो रोशनदान के सींचे नीचे एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठीक कर उसकी ओर देखने लगे। तो हम दोनों, कवि और बोधराज, उनकी तरफ देखने लगा। वो जो चील थी उसका घोंसला होगा। उसने सोचा कि वो जो चील थी उनका ही घोंसला होगा। वो चील अपने घोंसले से लौटी है। जो चील थी वो अपने घोंसले से लौटी थी। मैंने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील का घोंसला यहाँ पे नहीं होगा। चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। उन्होंने बोला कि चील अपना घोंसला यहाँ पे थोड़ी होता है। बोधराज ने बोला, चील अपना घोंसला पेड़ पे बनाती है, यह मैना का घोंसला है। तो बोधराज ने बोला, ये मैना का घोंसला है, ये चील का घोंसला नहीं है। उस वक्त घोंसले में से चो चो की ऊंची आवाज़ आने लगी और मैने के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। तो मैने का बच्चे पंख फड़फड़ा के चो चो की आवाज़ आई और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चय से खड़े हुए। उन दोनों निश्चय से खड़े होकर देखने लगे। निश्चेष्ट मतलब बिना हिले, स्थिर देखने लगे। हम दोनों टिक टकटिकी बांधे चील की ओर देख रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर क्षितिज पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती और बैठ गई वहाँ पे। कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगी। कभी दाएं देखती थी, कभी बाएं कभी राइट देखती थी। मैं चुप था, मतलब बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। कवि ने बोला, मैं तो चुप था, पर बोधराज पता नहीं बोधराज क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला कि ये चील यहाँ पे रोज आती होगी, ये मैना यहाँ पे रोज आती होगी। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लौटते बिखरे पड़ते
रहते थे। तो बोधराज ने बोला, हाँ अभी मेरे समझ में आया कि फर्श पे, ज़मीन पे बार बार जगह जगह पे पंख और मांस के टुकड़े क्यों पड़े रहते थे। ज़रूर हर आए दिन चील घोंसले पर झटपट मारती रहती होगी। तो जो चील होगी वो रोज उसके घोंसले पे मारती होगी। मैं घबरा उठा। तो उन्होंने बोला, कवि ने बोला, मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चे को मार डालती है तो या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। कवि ने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, बार बार फर्श पे चील मैना के बच्चे को मार डालती है और बोधराज भी उन्हें मार देता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। अगर अभी चील नहीं आती तो बोधराज ने उसका घोंसला तोड़ फोड़ के फेंक दिया होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। तभी बोधराज ने उसकी गुलेल उठाई और सीधे मारा। चील को मत छोड़ो, उसने बोला, चील को मत छोड़ो, वह तुम्हारा छपटेगी, वो तुम्हें छपटेगी, मतलब तुम्हारे ऊपर कूदेगी। मैंने बोधराज से कहा। कवि ने बोधराज से बोला, चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत पे टकराकर नीचे गिरे पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। तो फिर चील ने अपनी जो बड़े बड़े पंख थे वो फैलाए और नीचे घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैं डर कर कहा। कवि ने बोला कि चलो यहाँ से निकला जाए। तो कवि डर कर बोले, नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। बोधराज ने बोला, नहीं, अगर हम चले गए तो चील वो बच्चे को खा लेगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के ही गुलेल उठा लाया था। कवि ने बोला, मुझे ये बात उसमें से थोड़ी अलग लगी, पर वो जो बोधराज था वो खुद ही लाता था गुलेल उठाकर और मारता था। बोधराज ने झट से गुलेल मारी, मुझे थमा दी। बोधराज ने जो गुलेल थी वो कवि को दे दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरे हथेली पर रख दिए। जेब से जितने भी कंकड़ थे वो निकाल के, जितने भी पत्थर थे वो निकाल के कवि के हाथ में दे दिए। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसने बोला, तुम चील पर गुलाल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना। उसने बोला, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। कवि ने बोला कि मुझे गुलाल चलाना नहीं आता। 2 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम की दूसरी क्षैतिज पर जा बैठी। पर मैंने 2-3 बार गुलेल चलाई, पर जो चील थी वो दूसरी ओर चले गई। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया और फिर टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने उसको टूटी हुई कुर्सी लाई, फिर उसके ऊपर जाके खड़ा हो गया। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर करके जैसे तैसे संतुलन गया, जैसे तैसे उसे उठाया और संतुलन बनाए हुए साथ में बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर उसे उठाकर मेज पर आ गया और घोंसले को थमा और छलांग दी। उठाकर कुर्सी के धीरे धीरे उठाकर उसमें मेज पे रख दिया। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। बोधराज ने बोला और दरवाजे की ओर चले गया।
गोदाम में से निकलकर हमें गैरेज मतलब गोदाम से निकलकर गैरेज में आया और गैरेज का दरवाज़ा दीवार से छोटा था। तो घोंसले जो था घोंसला बड़ा चुप जो मैना का बच्चा था वो बहुत चुप हो गया था। फिर वह जो कभी मैंने सोचा कि अभी उसे डालकर घूमता फिरेगा, कुछ नहीं किया। पर कभी ने सोचा कि अभी जेब में कंकड़ डालता नहीं फिरेगा, वो कभी गुलेल को पकड़ेगा नहीं। कभी ने ऐसा सोचा। फिर मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। मैं बाहर गया और कटोरी में नन्हे चोट से उन्हें पानी पिलाया, खाना खाया। बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, नहीं स्वयं उन्हें छुआ। बोधराज ने बोला उन बच्चों को मत छुओ, और उसने खुद ने भी नहीं छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। कवि ने पूछा इन बच्चों के माँ बाप कैसे पहुँचेंगे। तो बोधराज ने बोला जब भी कोई बच्चा खोता है तो उनके माँ बाप उसे कैसे भी ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही जो मैना के बच्चे थे उन्हें भी मैना ढूंढ लाएगी। उन्हें उनकी खुद की आवाज़ से उन बोलते हैं और उनको ढूंढ निकालेगी, अपने आप ही ढूंढ निकालेगी। कवि ने बोला कि चलो उनके माँ बाप को ढूंढते हैं। उसने बोला नहीं, उनके माँ बाप उनको खुद ढूंढेगी, उनको ढूंढ निकालेगी। और चुग्गा मतलब होता है चिड़ियों के दाना। चुग्गा भरकर उनको खिलाने लगा फिर बोधराज, और उसने तब से गुलेल और ये सब कुछ छोड़ दिया। तो ये कहानी लिखी थी भीष्म साहनी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट में कि कैसा लगा। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट क्लियर कर लेना मेरे से, मैं आपको डाउट का आंसर दूंगी। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। एंड बाय बाय।